अमलगमेशन। एंड अमलगमेशन का अर्लियर स्टेज जो होता है वो होता है होल्डिंग। आफ्टर होल्डिंग अमलगमेशन का स्टेज आता है। और अमलगमेशन कैन हैपन इन डायरेक्ट वे। ऐसा जरूरी नहीं है कि होल्डिंग ही फर्स्ट स्टेप होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, बट समझने के लिए पहले होल्डिंग स्टेज आता है एंड देन अमलगमेशन स्टेज आता है। होल्डिंग में तुमने क्या देखा, एच लिमिटेड ने इस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट कितना किया, मोर देन 50%, जिससे उसका कंट्रोलिंग पावर आ गया। बट अमलगमेशन में क्या होगा कि एच लिमिटेड और एस लिमिटेड ये दोनों मिलकर एक नया कंपनी एच एस लिमिटेड बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्या मिल जाएगा, एच एस। और इसी का एक एब्जॉर्प्शन पार्ट रहता है, एच लिमिटेड एस लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लेगा। दोनों में फर्क क्या है, अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है। अमलगमेशन में एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों मिलकर एक न्यू कंपनी एच एस लिमिटेड बना रहा है मिलकर। इस केस में एग्जिस्टेंस ऑफ एच लैप्स, existence of S is also lapsed. A new company is come into existence, which is HS Limited. But under absorption, H Limited acquire or absorb the S Limited. In this case, existence of H Limited is continue in the same name H Limited, but the existence of S Limited क्या हो जाएगा, खत्म, gone. क्यों, क्योंकि सामने वाले को मैंने खरीद लिया, सीधा सीधा बात, सामने वाले कंपनी को क्या कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आता है, अब बताओ कि अगर सामने वाले कंपनी को खरीदना हो कब मुश्किल है, जब उसमें मेरा पहले से इन्वेस्टमेंट हो तब, या पहले से एकदम भी इन्वेस्टमेंट ना हो। इन्वेस्टमेंट, सपोज अगर मेरा सब्सिडियरी कंपनी है, आई एम होल्डिंग मोर देन 50% शेयर से 60%, तो भाई हमें खरीदने के लिए सिर्फ 40% शेयर होल्डर को ही तो निपटाना है, 60% तो लेके मैं खुद बैठा हूं। बट जब किसी कंपनी को डायरेक्टली बाई करेंगे, एक्वायर करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे, तो मुझे तो 100% शेयर होल्डर को निपटाना पड़ेगा, 100% शेयर होल्डर को निपटाना पड़ेगा। स्टोरी में कोई दिक्कत है क्या। अमलगमेशन का दो फॉर्मेट मैंने बताया, अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जनरली दोनों ही अमलगमेशन का ही पार्ट है। इसमें अमलगमेट होके एस लिमिटेड एच लिमिटेड में मिल गया और एच लिमिटेड आगे चलता रहा। पर दूसरा वाला फॉर्मेट में एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों मिलकर एक नया बनाया, दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म और एक नए कंपनी का एग्जिस्टेंस आ जाएगा। दोनों में ही कंपनी क्या हो जा रहा है, अमलगमेट हो जा रहा है, मिल जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या। मींस ये कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा और यहां ये दोनों कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट मतलब डिसॉल्व, पार्टनरशिप में डिसॉल्व बोलते हैं और कंपनी के केस में लिक्विडेट बोलते हैं। कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा, कंपनी खत्म, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट सबको बंद करना पड़ेगा, हमें भी उसका एंट्री सीखना है। यहां तक सही है क्या। अभी ये जो अमलगमेशन होगा, अमलगमेशन होगा, ये अमलगमेशन के भी दो मेथड है। एक होता है amalgamation in the nature of purchase, और इसका दूसरा पार्ट होता है amalgamation in the nature of merger, बट लुक लाइक्स कि ये मर्जर है, ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। बट बेटा ऐसा नहीं है, इस वाले में भी परचेज मेथड लग सकता है और मर्जर लगेगा, बट इसमें कभी मर्जर नहीं हो सकता, ये हमेशा परचेज मेथड ही होगा। तो AS14 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमलगमेशन। सो अमलगमेशन में जो ट्रीटमेंट करेंगे, अमलगमेशन का जो एडजस्टमेंट होगा इज गाइडेड बाय AS14। सो हमें साथ में AS14 का भी नॉलेज लेना पड़ेगा अमलगमेशन के लिए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है।
साथ में हम लोग स्टडी मटेरियल्स को साइड बाय साइड फॉलो करेंगे। स्टडी मटेरियल में क्या हमारे पास है? सो टाइप्स ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन का मीनिंग समझ में आ गया? व्हेन टू और मोर कंपनी फॉर्म अ न्यू कंपनी इज नोन एज अमलगमेशन, एंड व्हेन वन कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी, वो केस हमारा एब्जॉर्प्शन का पार्ट आता है। क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। इन अमलगमेशन छोड़कर में क्या करना होता है? एब्जॉर्प्शन। और एक दूसरा पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, external reconstruction, but this activities means amalgamation in the nature of purchase, merger, or amalgamation and absorption is known as internal reconstruction। internal नहीं बेटा, इसी को एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट लेंगे। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बट इसमें फर्क है। हाँ, इसमें फर्क भी है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब बाहर, और इसी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो अलग से चैप्टर ही है, जिसे दूसरा नाम होता है कैपिटल रिडक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन। सो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहां पर एक बेसिस, फॉर्मेट वाइज एक बेसिस गिवन है, बुक से ले रहा हूं। अभी ये जो अमलगमेशन वाला पार्ट देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट फील होगा कि पहले मेरा इन्वेस्टमेंट था, रिमेनिंग मैंने खरीदा। और मैंने अभी बोला ना, जरूरी थोड़ा कि सामने वाले कंपनी को मैं डायरेक्ट ऑफर करूंगा, भैया इतने में बेचना है क्या, मतलब मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन दिखाएगा कि जहां पर पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं करके डायरेक्टली हम कंपनी को क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। तो थोड़ा हम लोग इस डिफरेंसेस को देखते हैं। देखो, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बनाएगा तो अमलगमेशन। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर कर देगा किसी और का बिजनेस को तो हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। और इन दिस केस ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो एब्जॉर्प्शन में जनरली एक पुराना कंपनी को खरीद रहा है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक न्यू कंपनी है और एक वो एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर करेगा। मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व, बोल रहा है कि अमलगमेशन में क्या होता है? एटलीस्ट 3 कंपनी होगा। कैसे 3 कंपनी होगा? कंपनी 1, कंपनी 2 एंड कंपनी 3। बेटा कंपनी का नाम एचएस मत समझ लेना, एच और एस है। एचएस एक न्यू आइडेंटिटी है, एचएस का आइडेंटिटी अलग है। तो कम से कम 3 कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन के लिए 2 और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए? ओनली 2 आर इन्वॉल्व। एटलीस्ट नहीं, सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व रहेंगे। कितना इन्वॉल्व रहेंगे? लेकिन यहाँ एटलीस्ट 2 से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? भैया एक साथ में इसको सबको एक्वायर करना। या तुम लोगों को मैंने बोला ना कि होल्डिंग में चेन होल्डिंग भी है, फाइनल लेवल पे चेन होल्डिंग भी रहेगा, क्रॉस होल्डिंग भी रहेगा। चेन होल्डिंग मतलब ये मेरा सब्सिडियरी, इसका सब्सिडियरी वो, मैं इसे एक्वायर करूंगा, उसे भी एक्वायर कर लूंगा, क्योंकि इसे एक्वायर कर रहा हूं मतलब क्या, वो भी कंपनी साथ में आ जाएगा। तो 1 से 2 से ज्यादा कंपनी हो सकता है, बट एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन में कितना होगा? सिर्फ 2 ही, एक नया दूसरे को एक्वायर कर लिया। देखो नंबर ऑफ न्यू रिजल्टेंट कंपनी, भाई इसमें एक नया कंपनी बनेगा, एक इसमें नया कंपनी क्या बनेगा? इसमें कोई नया कंपनी नहीं बनेगा, एक एग्जिस्टिंग दूसरे एग्जिस्टिंग को तो खरीद रहा है। और इसमें जो कंपनीज है वो तो न्यू कंपनी फॉर्म ही हुआ है, जब कंपनी न्यू फॉर्म हुआ वो एग्जिस्टिंग को खरीद लेगा। यानी इसमें भी एक ही रिजल्टेंट कंपनी बनेगा। क्या बनेगा? इसका प्रैक्टिकल के लिए अलग से चाहिए नहीं, प्रैक्टिकल में डिफाइंड रहेगा। तो मैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कुछ भी नहीं करना है। देखो अमलगमेशन इज डन टू कट कंपटीशन एंड रीप द इकोनॉमिक इन लार्ज स्केल, मतलब 2 छोटा कंपनी मिलकर एक बड़ा कंपनी बनाने का होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी एक छोटा कंपनी को मिलाकर हम बड़ा, जैसे मान लो कोलगेट था,
सिवाका था पहले, उसको कोलगेट ने खरीदा, ठीक है ना, सिवाका कोलगेट के नाम से आ गया था। कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाले को खरीद के उसका ब्रांड को हटाते नहीं, बल्कि उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अमलगमेशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, छोटा छोटा कंपनी को मर्ज करके बड़े कंपनी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज टू बी रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, बिकॉज एक नया कंपनी न्यू रहता है कंपनी, और वो एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या करता है, तो अल्टीमेट क्या कर रहा है कि वो एक्सटर्नल वे में स्ट्रक्चर अपना बदल रहा है। भाई नया कुछ भी नहीं हो रहा है ना, स्ट्रक्चर लेकिन बदल जाएगा। मतलब ये कंपनी उस कंपनी को लिया तो उसका एक तरह से क्या हो जाएगा, एक नया मॉडल आ जाएगा, एक लुक जो है वो बदलने वाला है, चेंज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन दो तरह का बताया मैंने, एक मर्जर और एक परचेज मेथड। अभी परचेज मेथड के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है मर्जर के लिए। अगर मर्जर का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, अगर मर्जर का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो वो मर्जर है, और अगर मर्जर नहीं है तो वो सारे परचेज हैं। यानी मर्जर के लिए हमारे पास क्या दिया गया, कंडीशन। अगर मर्जर सेटिस्फाइड हो जाता है तो ठीक है, और मर्जर अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, परचेज। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट समझने के लिए एग्जाम में ये वाला पार्ट कभी कभी प्रैक्टिकल के साथ दे सकता है कि भैया थोड़ा एक्सप्लोर कर दो कि मर्जर मेथड कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास AS14 है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, एंड ये टू टाइप्स ऑफ अमलगमेशन मेथड को क्या करता है, डिफाइन किया है, मर्जर एंड परचेज मेथड। अमलगमेशन में होता क्या है, सामने वाली कंपनीज के हम हर चीज को एक्वायर कर लेते हैं, एसेट्स एज वेल एज द लायबिलिटीज, एंड इवन शेयर होल्डर को भी ले लेते हैं। उसका शेयर होल्डर अब मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा। सम टाइम देखो इधर क्या क्या ऑप्शन होगा, सोचिए। एस लिमिटेड का शेयर होल्डर है, अभी बीच में भी एक पॉइंट डिस्कस करना हुआ नहीं है, वो ये है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब खरीद लेगा फ्री में, क्या नहीं, पैसा देगा ना, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, PC। अब ये परचेज कंसिडरेशन में क्या हो सकता है, पैसा हो सकता है, परचेज कंसिडरेशन में इस कंपनी का शेयर हो सकता है। अब मान लो परचेज कंसिडरेशन में शेयर दिए, तो जो पुराना कंपनी है उसने तो नए कंपनी का शेयर खरीदा, तो अब तो इस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया कि नहीं, तो वहां का शेयर होल्डर यहां आ गया कि नहीं, शेयर होल्डर भी एक्वायर होके आ गया, उसका लायबिलिटी, उसका एसेट, हर चीज हम लोग यहां ले लेंगे, हर चीज यहां पर एक्वायर करके लेना है, ठीक है। अभी आएंगे उस पर। नीचे बताया गया कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज अमलगमेशन एज पर पैरा 3 of the AS14 which satisfied all the following condition। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। सेटिस्फाइड नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट परचेज है। एग्जाम में कुछ नहीं बोला गया तो बाय डिफॉल्ट परचेज में सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, परचेज में सॉल्व करेंगे। बोला है ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर द अमलगमेशन द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी। कौन कहलाएगा ट्रांसफरी कंपनी, इस केस में ये है ट्रांसफरी कंपनी, ये है ट्रांसफेरर कंपनी। ट्रांसफेरर मतलब जिसने बिजनेस दिया, ट्रांसफरी मतलब जिसने बिजनेस रिसीव लिया, परचेज किया। सो बोल रहे जो ट्रांसफेरर का एसेट है, ट्रांसफेरर का लायबिलिटी है, वो पूरा का पूरा किसका, ट्रांसफरी का एसेट्स और लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तुम ऐसा नहीं बोल सकते ये एसेट नहीं लूंगा, वो लायबिलिटी नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, जो ट्रांसफेरर का शेयर होल्डर है, कम से कम 90% शेयर होल्डर इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए। बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो कंपनी का शेयर होल्डर बोलेगा नहीं भैया हमको पैसा दो हम घर चले जाएंगे। तो बेटा मर्जर इन नेचर ऑफ परचेज या मर्जर होगा, ये बोर्ड मीटिंग में तय किया जाता है ना, AGM होगा, शेयर होल्डर को बुलाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा राय मशवरा क्या है, वो लोग बोलेगा नहीं मैं शेयर कंपनी के साथ कंटिन्यू करूंगा, पर मैं देखूंगा कि 90% शेयर होल्डर कंटिन्यू करने के लिए रेडी है, तो लोग अपना साइन वाइन करके देगा, तब ना हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि 90% आ रहा है। अगर 90% से कम नहीं होना चाहिए, क्या लिखा है, नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अदर देन इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड देयरइन
इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन। मैं क्या बोला, सामने वाले कंपनी में मेरा पहले से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 1 लाख, मान लो 1 लाख शेयर है, उसका 20,000 शेयर मैं पहले ही खरीदा हूं। तो बेटा तुम ऐसे नहीं बोलना है कि 1 लाख का 90,000 मतलब 90,000, उसमें 20,000 तुम ऑलरेडी खरीद लिए हो। तो तुम क्या बोलोगे कि मेरे को अब 70,000 शेयर होल्डर को आने से हो जाएगा, बल्कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग का 90% को रेडी कराना पड़ेगा। यानी रिमेनिंग का 90% मतलब अगेन 80,000 का 90% मतलब 72,000 तुमको रेडी करवाना पड़ेगा। क्या लिखा है, अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी हेड इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और देयर नॉमिनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। तो पहला कंडीशन है एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। दूसरा कंडीशन है 90% ऑफ शेयर होल्डर बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अगला बोल रहे थे कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन। अभी मैंने बात किया कंसिडरेशन मतलब परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन में क्या दे सकते हैं, कैश, बैंक, शेयर में भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर भी दे सकते हैं, डिवेंचर, ये सब दे सकते हैं। लेकिन यहां कंसिडरेशन के लिए बोला गया है द कंसिडरेशन फॉर amalgamation received by those equity share of the transferor company who agree to become equity shareholder of the transferee company is discharged by transferee company wholly by issue of equity share in the transferee company। मतलब अभी मैं क्या बोला, purchase consideration can discharge by cash, bank, share, under share, equity share or preference share or by debenture। You can discharge your purchase consideration by utilizing any instrument। लेकिन अगर amalgamation in the nature of merger करना है, you need to issued only equity shares। अब आगे एक वर्ड लिखा, except that cash may be paid in respect of fractional share। किसी को पता है ये फ्रैक्शनल शेयर के बदले कैश देगा, क्या मीनिंग है इसका? फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, कोई भी कंप्लीट शेयर नहीं। अभी क्या हुआ, पता चला कि हम ट्रांसफरी कंपनी को 2 शेयर के बदले 1 शेयर देंगे। कितना देंगे? 2 के बदले 1। आई एम द होल्डर ऑफ 25 शेयर, तो मेरे को कितना मिलेगा, 12.5 शेयर। प्रैक्टिकली या तो 12 शेयर होगा, नहीं तो 13 होगा। हम तो ज्यादा शेयर उसको दे नहीं सकते, तो हम उसको बोलेंगे भैया तुम 12 शेयर ले लो और आधा शेयर का, मान लो एक शेयर का 10 रुपया है, तो इसका जो 5 रुपया बनता है ना, कैश ले लो। अब समझ में आया, कैश देंगे इफ फ्रैक्शनल शेयर अराइजेस। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम 100 के लॉट में शेयर देते हैं। किसके देते हैं? 100 के लॉट में शेयर देते हैं। सामने वाले को 325 शेयर देना है, हम उसको 3 लॉट दे पाएंगे और बोलेंगे 25 शेयर का कैश ले लो, जो भी कैश प्राइस होगा। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल शेयर। समझ में आ रहा है क्या? अरे मान लो तुम कंपनीज हो, तुम मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारा पेमेंट करने का या तो एक लॉट साइज मेंटेन कर रहे हो, या तो आधा शेयर तो किसी को नहीं दे पाएंगे ना बेटा, तो कैसे होगा? तो उस केस में उसे कैश देना पड़ेगा। अच्छा बात है। The business of transferor company is intended to be carried on after amalgamation by transferee company। मतलब amalgamation in the merger तभी होगा कि तुम्हारा इंटेंशन सिर्फ सामने वाले कंपनी को खरीद के अपने कंपनी में मिलाना नहीं है, बल्कि उसका जो बिजनेस ऑपरेशन है, उसका जो बिजनेस है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। वो भी क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। No adjustment intended to be made in the books of the asset and liability of the transferor company when they are incorporated in the financial statement of transferee company except to ensure the uniformity। एडजस्टमेंट मतलब भैया कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस नहीं करोगे, लेकिन चेंजेस करना अलाउड है कब? पता चला तो खरीदने वाले कंपनी का, यानी मेरा कंपनी का बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, तुम्हारे कंपनी का बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर है। आई एम द फॉलोइंग फीफो मेथड, यू फॉलो द लीफो मेथड। मैं स्ट्रेट लाइन करता हूं, तुम WDB करते हो।
समझ में आ रहा है क्या? मैं कैश बेसिस पे प्रिपेयर कर रहा था, तुम अक्रूवल पे करते हो। इफ द अनयूनिफॉर्म रहेगा देन यूनिफॉर्मिटी के लिए एडजस्टमेंट होगा, अदरवाइज हम लोग कोई भी एसेट और लाइबिलिटी के लिए एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। याद रहेगा? क्या क्या पॉइंट है बोलो एक बार मन मन में, या जोर से बोलो। एसेट लाइबिलिटी आना चाहिए, 90% ऑफ शेयर आना चाहिए, परचेस कंसिडरेशन में सिर्फ शेयर होना चाहिए फ्रैक्शन को छोड़कर, ट्रांसफेरर कंपनी का बिजनेस कैरी करेंगे, बंद नहीं करेंगे, और लास्ट क्या था, कोई भी हम लोग एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? है हाफ शेयर तो देने का कोई कंसेप्ट है नहीं। 13 तो तुम किसी को ज्यादा कैसे पेमेंट कर दोगे, उसका तो हिस्सा बनता है 12.5, तो तुम एक्स्ट्रा शेयर दोगे तो उससे पैसा लेने का भी चक्कर आएगा ना, वो तो हम नहीं करेंगे। हम उसको एक्स्ट्रा शेयर तो नहीं देंगे, हम लोअर देंगे और जो फ्रैक्शन आ रहा है उसका पेमेंट कर देंगे। और अभी तो मान लो कि 0.5 का तुम बोल रहे हो कि 13 देंगे, अभी तो शेयर में लॉट भी चलता है भाई, तुम खरीदना है तो 10 खरीदो, 100 खरीदो, 200 खरीदो, वैसा लॉट चलेगा। तब तो तुम या तो उस लॉट में जाओ या तो नहीं जाओ, तो तुम तो लॉट बढ़ा के नहीं दे सकते ना। अभी तो लगेगा सर कोई शेयर होल्डर का आधा शेयर देंगे, वहां तो कितना कितना शेयर हो सकता है, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा है उसे हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? अभी परचेज कंसिडरेशन है, क्या है? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में परचेज कंसिडरेशन क्या है? परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफेरर कंपनी को बिजनेस के बदले में जो पेमेंट करता है उसे हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मेथड यानी हम लोग यहां पे लिख देते हैं, कितने तरह से दे सकते हैं। एक तो है लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट, दूसरा है इसको अपने लोग नेटो, नेट एसेट्स टेकन ओवर, नेटो के थ्रू दे सकते हैं, नेट एसेट टेकन ओवर। हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, कि भैया शेयर पे फेयर ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे पास लमसम में, अच्छा एक और एंट्रीज है, नेट पेमेंट मेथड, ये भी बताएंगे। एक और मेथड होता है नेट पेमेंट मेथड। ये सारे मेथड पे हम लोग कंसिडरेशन देंगे, ये सारा चीज पहले से एग्रीमेंट फाइनल होगा। नेट एसेट टेकन ओवर मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू या शेयर एक्सचेंज मेथड, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हैं। होगा क्या, लमसम मेथड में क्या होता है कि भैया कोई भी एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, मैंने सामने वाले कंपनी को एक डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं कि भैया तुम्हारा कंपनी 400 करोड़ में खरीदना चाहते हैं, विदाउट गोइंग टू एक्चुअल वैल्यूएशन, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उसका मतलब डिटेल एनालिसिस किए वगैरह, सामने वाले को बोल रहे हैं 400 करोड़ में बेचोगे क्या, 400 करोड़ में सौदा तय हो गया। दिस इज कॉल्ड लमसम मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है कि हम लोग इंडिविजुअल पेमेंट मतलब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को कितना पेमेंट देंगे उसके हिसाब से पीसी निकालते हैं, परचेस कंसिडरेशन। नेट एसेट का मतलब होता है हम ना तुम्हारा पूरा एसेट लेंगे, आई एम डिडक्टिंग ऑल द लाइबिलिटी, वट एवर द वैल्यू अवेलेबल वही वैल्यू पेमेंट करेंगे। मतलब मैं तुम्हारा कंपनी को ले रहा हूं तो तुम्हारे कंपनी का जो एसेट का औकात है उससे जो लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, जो नेट वैल्यू रहेगा हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। चौथा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तुम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर पढ़े हो, जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ते हैं उसमें बहुत तरीके का शेयर वैल्यूएशन निकालते हैं। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर होगा मतलब
तुम्हारा कंपनी के एक शेयर का औकात है 50 रुपया, कितना है? मेरे कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू का औकात है 100 रुपया, मतलब मैं अपने कंपनी का एक शेयर दे रहा हूं, मतलब तुम्हारे कंपनी का 2 शेयर के बराबर। तो भैया हम क्यों देखने जाएंगे तुम्हारे कंपनी का एसेट लायबिलिटी क्या है? तुम्हारे कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो औकात है उस पर एक्सचेंज कर लेंगे। उस पर क्या कर लेंगे? नेट एसेट मतलब ऑल द एसेट माइनस ऑल द लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। याद है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पार्टनरशिप के टाइम पे जो लोग फाउंडेशन पढ़ा होगा वहां पर हम लोग पढ़ते थे ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें हम लोग निकालते थे नेटवर्थ। यानी जब सुपर प्रॉफिट निकालते थे तो सारा एसेट से लायबिलिटी घटाते थे ना, वही तो नेट एसेट होता था ना। उसी नेट एसेट पे या इन्वेस्टमेंट पे हम लोग क्या निकालते थे? नॉर्मल रिटर्न। वही बात कर रहा हूं, उसको बोलते हैं नेटो, नेट एसेट टेकन ओवर, नेट एसेट्स टेकन ओवर। अभी हम लोगों को यहां से छोटा छोटा क्वेश्चंस देखना है, सिर्फ पीसी पे फोकस करना है। पीसी मींस परचेज कंसिडरेशन। हाँ बेटा ये भी बड़ा क्वेश्चन था, हम लोग देखे थे, ये सारे बड़े क्वेश्चंस का पार्ट है। S Limited is absorbed by P Limited and S Limited give the following information on the date of absorption। क्या क्या है? सन्ड्री एसेट है, मतलब एसेट इतना है, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है, रिजर्व में डिवेंचर है एंड ट्रेड पेबल है। अच्छा एक नोट, डिवेंचर अगर इशू करते हैं शेयर होल्डर को डिस्चार्ज करने के लिए, then the debenture is the part of purchase consideration, but if debenture issued to discharge debenture, डिवेंचर को देने के लिए डिवेंचर दे रहे हैं, तो डिवेंचर होल्डर आर नॉट द शेयर होल्डर। डिवेंचर होल्डर्स को कहां लिखते हैं? डिवेंचर को कहां लिखते हैं फाइनल अकाउंट में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वेरी गुड। कहां आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी। डिवेंचर होल्डर आर इंटरनल पार्टी और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इंटरनल कौन है? शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। सो डिवेंचर एक तरह का मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी है। सो डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर देना इज नॉट पार्ट ऑफ पीसी, बट डिवेंचर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज द पार्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। समझ में आए क्या बोल रहा हूं? याद रहेगा ना? मैंने बोल रहा हूं शेयर होल्डर को तो कुछ भी दे सकते हैं, अगर उसमें डिवेंचर देते हैं तो पीसी है, बट डिवेंचर हम उनको दे रहे हैं जो एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर है। तो डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर देने से पीसी नहीं होगा, ये गलती मत कर देना। अगला एडिशनल इंफॉर्मेशन, P Limited has agreed who acquire S Limited is absorbed by P Limited, so P Limited acquired and P देखो, अरे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि खरीद लिया, अरे खरीदने के पहले तो बातचीत चला होगा ना, बातचीत चाहे होगा तो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, अग्रीमेंट बना होगा, एंड इन अग्रीमेंट ऑल द डेटा लिस्ट किया गया होगा, क्या क्या होना है क्या नहीं होना है सब कुछ उसमें किया गया होगा। तो पी लिमिटेड क्या क्या अग्री हुआ है? बोल रहे टू इशू 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर ऑफ पी लिमिटेड और 4 प्रेफरेंस शेयर ऑफ एस लिमिटेड। पी लिमिटेड ने बोला देख भाई एस लिमिटेड, तुम्हारे यहां जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर है हम तुम्हारे 4 के बदले 3 प्रेफरेंस शेयर देंगे 100 रुपया वाला। प्रेफरेंस शेयर होल्डर निपट गया कि नहीं? वेरी सिंपल। अभी मान के चलो तुम्हारे कंपनी के साथ मेरा कंपनी का सौदा चल रहा है, अल्टीमेट तुम्हारे कंपनी का एसेट मैं ले ही लूंगा, तुम्हारे कंपनी का लायबिलिटी मैं ले ही लूंगा, बचेगा कौन? शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर की जब बात आ रहा है तो मैं बोल रहा प्रेफरेंस शेयर से पूछ लो, हर 4 के बदले 3 दूंगा, लेने के लिए है क्या? तो ऑब्वियसली लोग बोला यस, तो वो देंगे। अगला, टू इशू टू द डिवेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड 8% मॉर्गेज डिवेंचर एट 96 इन लीव ऑफ, क्यों दे रहे हैं? 6% डिवेंचर ऑफ एस लिमिटेड। यहां डिवेंचर डिवेंचर के बदले दे रहे हैं, क्या इसे हम पीसी का पार्ट लेंगे? नहीं लेंगे। अगला, टू पे 20 पर शेयर इन कैश, हर शेयर के लिए 20 रुपीज का कैश दूंगा। अच्छा, एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर of 100 each issued at
market value of 125 in lieu of every 5 share held in एस लिमिटेड। बोल रहे भैया तुम्हारे हर 5 शेयर के लिए मैं 6 इक्विटी शेयर दूंगा जिसका मार्केट प्राइस 125 है। टू एज्यूम द लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल, तो यहां पर कुछ लाइबिलिटी लिखा था ना, लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल मतलब जो भी बचा हुआ है वो ट्रेड पेबल का पार्ट होगा। अगर तुम्हारा ये बैलेंस शीट नहीं मैच कर रहा है क्या, वैसे कर जा रहा है, ये तो ट्रेड पेबल दिया ही है, मतलब एक्सटर्नल क्या होगा। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीसी, तुम्हें परचेज कंसिडरेशन निकालना है, तो जस्ट ट्राई करो एक बार देखें। इन ल्यू माने तार बदले, डिवेंचर के बदले डिवेंचर देना इज नॉट पार्ट ऑफ पीसी। ওটা কিছুই না, ওটা নেবই না আমরা পিসিতে। अरे डिवेंचर होल्डर आर द एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल पार्टी को जो कुछ भी पेमेंट करेंगे वो तो नॉर्मल हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं, वो तो पीसी का पार्ट है नहीं। कल तुम्हारा क्रेडिटर आएगा, तुम्हारा क्रेडिटर मेरा क्रेडिटर बोलेगा सर पैसा दीजिए, तो देना पड़ेगा कि नहीं, अब उसका थोड़े बोलेंगे कोई पीसी का पार्ट है। एक्सटर्नल पार्टी को जो भी पेमेंट करेंगे वो पीसी का पार्ट नहीं होगा। यस नोट्स में जाएगा। जस्ट एक बार ट्राई करो ना, क्या पता पहली बार में तुम लोग सॉल्व करो और एकदम सही बन जाए, तो पूरा दिमाग सेट हो जाएगा। जो मैं बताया हूं बस उस कॉन्सेप्ट को रेडी करो, बस उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जो बोला है उसको कर दो। क्या बोला है यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन क्या क्या आएगा, हम लोग उसे दे रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर। कितना देंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 2000 into 3/4 because we are offering 3 shares for every 4 shares at the rate of 100। कैलकुलेटर पे करो, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। वी आर ऑफरिंग 3 shares 1 लाख, दिस इज 1,50,000। दूसरा हम लोग कैश पे कर रहे हैं, कैश कितना करके कैश पे कर रहे हैं, 20 पर शेयर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000, तो कैश ऑफर कर रहे हैं 5,000 into 20, हाउ मच 1 लाख, 1 लाख ना 50,000 आएगा 1 लाख। एंड अगला करेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितना ऑफर कर रहे हैं, वी आर ऑफरिंग इक्विटी शेयर 6 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर, एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगा 125, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आएगा 7,50,000। मेक द समरी 10 लाख ना, दिस इज द परचेज कंसिडरेशन। अंकित देखो इधर, तुम्हारे मन में जो उस समय आ रहा था डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट करेंगे वो एंट्री होगा, एंट्री करना है, नहीं तो बुक्स क्लोज कैसे होगा, उसको नए कंपनी एक्वायर भी करेगा। बट मैं बोल रहा हूं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कि हम शेयर होल्डर को जो पेमेंट कर रहे हैं उसके अंदर वो नहीं आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बोला रहा था डिवेंचर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 1 डिवेंचर फॉर 1 शेयर, तो वो डिवेंचर परचेज का पार्ट होता, क्योंकि वो किसको हम लोग दे रहे हैं, किसको, शेयर होल्डर। ठीक है ना, কোনটা মানে এটা জাস্ট আমি একটা মডিফাই করলাম, मैं जस्ट मॉडिफाई कर रहा हूं कि अगर इक्विटी को डिवेंचर देते
then debenture becomes the purchase consideration. এই তো এখানে বলেই দিয়েছে preference shareholder will get 3 shares for 4 share and equity shareholder will get 20 rupees per share cash and 6 share for every 5 share at the rate of 125. वो जो बोला हम बैठा दिए, वो जो बोला हम बैठाए हैं, ये आ गया परचेस कंसिडरेशन। देखो कोई डाउट्स है तो मुझे बोलो एक बार। क्या क्या? हाँ एक तो 100 बोले दीजिए। नहीं बोला रहेगा तो ये फेस लेंगे, नहीं बोला रहेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, कभी अगर प्राइस मेंशन नहीं है देन टेक द फेस वैल्यू, टेक द फेस वैल्यू। जर्नल एंट्री जो भी जर्नल एंट्री क्यों चाहिए? तुम लोग अभी जर्नल एंट्री के लिए मत जाओ, जर्नल एंट्री भी हम आज कराएंगे भाई, जर्नल एंट्री लिखाएंगे, तो तुम लोग जर्नल एंट्री के लिए दिमाग नहीं लगाना। अभी देखो फिर से पीसी है तो बट फिर से परचेस कंसिडरेशन। अभी क्या होगा? नेट एसेट निकालेंगे, वट एवर दी एसेट लेस लाइबिलिटी देन पेमेंट करेंगे। तो परचेस कंसिडरेशन भी अगले दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आज तुम लोगों को जर्नल एंट्री भी देते हैं क्योंकि अगले दिन जर्नल एंट्री पढ़ के आना पड़ेगा इधर, ठीक है? देखिए दो बुक्स होगा, एक होगा वेंडर, एक होगा परचेजर। वेंडर मीन्स ट्रांसफेरर, परचेजर मीन्स ट्रांसफरी। समझ में आ रहा है? आइदर मैं ट्रांसफेरर बोलूं और द वेंडर बोलूं, बात बराबर है। सर वेंडर का जर्नल एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, whether amalgamation happened in nature of merger or in the nature of purchase, there is no impact on vendor company, impact fall on purchaser company। एंड दोनों के लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड है अकाउंटिंग का, मर्जर एंड परचेजर के लिए, परचेज मेथड एंड मर्जर मेथड। तो अभी हम लोग किस पे फोकस करेंगे? वेंडर कंपनी के ऊपर। तो नीचे लिखो जर्नल एंट्रीज, journal entries in the books of vendor, in the books of vendor, journal entries in the books of vendor। अभी कोई भी जर्नल एंट्रीज रट्टा नहीं मारना है, मैं जर्नल एंट्री का कंडीशन बोलूंगा, कंडीशन समझो एंड देन तुम लोग जर्नल एंट्री खुद ही बनाओ। पहला पार्ट, वेंडर कंपनी का पोजीशंस क्या है? वेंडर कंपनी का पोजीशंस है वो अपना एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर कर देगा ट्रांसफरी कंपनी को, परचेजर को। जब हम पूरा एसेट ट्रांसफर कर देंगे, कंपनी को लिक्विडेट करना है, तो लिक्विडेट करने के टाइम पे क्या करते हैं? हमें सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज को कैंसिल करना पड़ेगा, जो भी मेरे शेयर होल्डर है उनको पेमेंट कर देना होगा, बस यही तो करना है कि नहीं? अरे जब पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होता है, वी मेक द रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी एसेट वगैरह बेचते हैं लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं एंड द रिमेनिंग अमाउंट पेज टू पार्टनर्स। बट इन केस ऑफ कंपनी अगेन एसेट रियलाइज करेंगे या एसेट ट्रांसफर करेंगे या एसेट बेचेंगे, लायबिलिटी सेटल करेंगे या लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे एंड देन क्या होगा? शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। जैसे पार्टनर कैपिटल में अगर पार्टनर कैपिटल को ज्यादा पैसा मिलता है तो प्रॉफिट, कम मिलता है तो लॉस। इन सिमिलरली एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजेस ऑन अमलगमेशन किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर ओनली। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अल्टीमेट लॉस कौन सफर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर ही अल्टीमेट लॉस सफर करेगा। ठीक है क्या? अभी देखिए पहला पार्ट है, क्योंकि मेरा कंपनी को तो मैं बेच रहा हूं ना,
तो मैं एक्सटर्नल मार्केट में तो एसेट बेचने के लिए नहीं जाऊंगा। तो पहला कंडीशन है एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने मेरे एसेट्स को टेक ओवर कर लिया। क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? आंसर करो, तुम लोग ही आंसर करोगे, जर्नल एंट्री रट्टा ही हो जाएगा, आज ही याद हो जाएगा। एसेट हम परचेजिंग कंपनी को दे दिए। वेरी गुड, द फर्स्ट फाइंडिंग इज करेक्ट, एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट अबाउट डेबिट? नो बेटा, परचेजिंग कंपनी नहीं होगा। रियलाइजेशन अकाउंट, जब हम लोग कंपनी लिक्विडेट होता है, पार्टनरशिप लिक्विडेट होता है, वी ओपन द रियलाइजेशन अकाउंट। द एंट्री इज, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक बार में याद होगा जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। बेटा ऑल एसेट्स, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट कैश if not mention। अगर कैश के लिए नहीं बोला कि कैश भी लिया है तो कैश नहीं देंगे। अगर बोलेगा नहीं उसके एसेट में उसका कैश भी वो टेक ओवर कर रहा है तो कैश जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। पता नहीं कभी कभी कैश क्या देंगे, कैश तो हम लोग बांटेंगे, तो अगर कैश भी ले रहा है कि वो बांट देगा तब देंगे, अदरवाइज छोड़कर। ठीक है, कुछ कुछ कैश बैंक बोथ। अगला पार्ट, एसेट्स sold in open market which is not taken over by परचेजिंग कंपनी। कभी कभी परचेजिंग कंपनी अग्रीमेंट करेगा कि आई एम टेकिंग योर दिस एसेट्स, ये मैं नहीं लूंगा। तो भाई जो वेंडर कंपनी है उसको तो बेच के निकलना है, तो वो ओपन मार्केट में बेचने जाएगा, क्योंकि वो तो एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो कहां देगा? ओपन मार्केट में सेल करेगा। जब वो ओपन मार्केट में सेल करेगा देन एंट्री क्या होगा? देखो जो एसेट है, टू एसेट्स होगा। हाँ क्या बोला? डेबिट क्या करेंगे? नॉर्मल सेल क्या करते हैं? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो यहां पर मान लो एंट्री मैंने ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब दो कंडीशन हो सकते हैं, आइदर एसेट सोल्ड एट हायर प्राइस और द एसेट डिस्कार्डेड और सोल्ड एट द लोअर प्राइस। आए तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। उसके लिए क्या एंट्री पास करूं, फायदा या नुकसान के लिए? जनरली तो पीएल लिखते हैं, बट इन दिस केस वी डोंट राइट पीएल, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी राइट रियलाइजेशन, क्योंकि अभी जो कुछ भी होना है वो रियलाइजेशन के थ्रू होना है, रियलाइजेशन के। तो आइदर देखो इधर दोनों जगह नहीं आ सकता, आइदर यहां पे रियलाइजेशन आएगा और नहीं तो यहां पे रियलाइजेशन आएगा। दो में से कोई एक जगह ऐसा बैलेंसिंग फिगर। बताओ ये दोनों एंट्रीज में ऐसा फील हो रहा है कि एंट्री रट्टा नहीं, याद नहीं रहेगा। एक है एसेट टेकन ओवर, एक है सोल्ड इन ओपन मार्केट इफ नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। हाँ जैसे मैं लिखा हूं, बट एग्जाम आएगा तो कोई एक, अरे एक ट्रांजेक्शन पे आइदर प्रॉफिट और लॉस, दोनों कैसे अराइज हो सकता है? दोनों अराइज नहीं होगा। क्रेडिट माने प्रॉफिट, डेबिट माने लॉस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड एज पर द गोल्डन रूल्स। याद हो जाएगा ना? अगला एंट्री बताओ, तब तुम ही बताओ। तीसरा एंट्रीज है लाइबिलिटीज, liabilities taken over by purchasing company, purchasing company।
बोलो क्या होगा? अदर रियलाइजेशन डेबिट, वेरी गुड, डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, हाँ ये तो एकदम बेसिक कंसेप्ट है। टू क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, वेरी गुड, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा इसी का अगला एंट्री क्या होगा? लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज पेड और सेटल, पेड और सेटल पर्सनली इफ नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। सेम चीज, जैसे मेरा कोई एसेट नहीं लेता है तो मैं ओपन मार्केट में सेल करूंगा। इफ द लाइबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी देन अगेन नीड टू सेटल बाय और नीड टू पेड बाय द वेंडर कंपनी इटसेल्फ। इस केस में क्या होगा सर? वही एंट्री जो एसेट के टाइम पे बोल रहे थे, जो भी लाइबिलिटी है हम सेल करेंगे। लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए हमें क्या चाहिए? बैंक। अब लाइबिलिटी या लोअर प्राइस पे होगा या हायर प्राइस पे होगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस? रियलाइजेशन डेबिट और द टू रियलाइजेशन। बट एग्जाम में कोई एक ही आएगा ना, एक्चुअल रियल टाइम पे एक ही रियलाइजेशन होगा, आइदर इन डेबिट और इन एंट्री। अप टू अपडेट करो फिर आगे चलते हैं। कंसिडरेशन है, एक बार परचेस कंसिडरेशन ड्यू करना पड़ेगा और एक बार परचेस कंसिडरेशन रिसीव। तो अगला एंट्री लिखेंगे फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो परचेज कंसिडरेशन का ड्यू होना हमारे लिए फायदा ना नुकसान? फायदा। अभी जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस है किसके थ्रू क्लोज करते हैं? रियलाइजेशन। तो नीचे लिखेंगे परचेजिंग कंपनी, ब्लू से ही करते हैं, देखने में अच्छा लग रहा था। परचेजिंग कंपनी कंपनी अकाउंट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। जितना भी परचेज कंसिडरेशन होगा उतना परचेज कंसिडरेशन हम लोग क्या करेंगे? उतना परचेज कंसिडरेशन हम लोग क्रेडिट में ट्रांसफर रिकॉर्ड कर लिए। देन द नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? फॉर परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, और परचेज कंसिडरेशन रिसीव। परचेज कंसिडरेशन में क्या मिल सकता है? परचेज कंसिडरेशन में मिल सकता है इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी। क्या मिल सकता है? प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी। क्या मिलेगा? डिवेंचर इन परचेजिंग कंपनी। और कैश परचेजिंग कंपनी मत लिख देना, कैश या बैंक, वो तो पूरा दे ही दिया पैसा, अब उसमें मत लिख देना इन परचेजिंग कंपनी। जो शेयर डिवेंचर है वहीं तक लिखना, हाँ रिदम में होता है ना, कैश इन परचेजिंग कंपनी मत कर देना। आगे क्या होगा? टू, कौन देने वाला पार्टी है? लिखेंगे टू परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी। ड्यू एंड रिसीव का जर्नल एंट्री अपडेट करो एंड दोनों को एक बार लर्न करने की कोशिश करो। अल्टीमेट 7। अब ये सब हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले किसको पेमेंट मिलता है? प्रेफरेंस को ना इक्विटी को? प्रेफरेंस को। तो अभी लिखेंगे ड्यू एंट्री, लिखो ड्यू एंट्री फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर को पहले ड्यू करना है। याद करो जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होता था तो ड्यू करते थे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अभी भी वही करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल, याद है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का नॉलेज है ना, वहां भी प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल करते हैं। और टू क्या करेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बेटा याद रखना कि प्रेफरेंस शेयर में अगर परसेंटेज मेंशन हो 8%, 9%, देन यू आल्सो राइट 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब जैसा क्वेश्चंस का नेचर रहेगा एंट्री में वो डाल देना, ठीक है। परसेंटेज मेंशन रहेगा तो क्या करोगे, परसेंटेज। अच्छा 7 नंबर एंट्री में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ड्यू एंट्री हो गया। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पेमेंट भी करना पड़ेगा ना, तो यहां पर लिखेंगे पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जब उसका हम पेमेंट एंट्री करेंगे एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, जो कुछ भी देंगे, मान के चलो कि अगर उसको हम लोग दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, तो लिख देंगे शेयर इन परचेजिंग कंपनी। या फिर उसको हम लोग दे रहे हैं बैंक, तो हम लोग लिख देंगे बैंक। क्या लिख देंगे, बैंक। यहां पर भी एक सीन एराइज होगा, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा मिलेगा या कम, तो यहां भी रियलाइजेशन डेबिट भी हो सकता है और रियलाइजेशन क्रेडिट भी हो सकता है। सो रियलाइजेशन इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, रियलाइजेशन का दोनों पार्ट होगा, ठीक है। रियलाइजेशन डेबिटेड और रियलाइजेशन क्रेडिटेड दोनों पार्ट ही होगा। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर को हमने निपटा दिया। कौन गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गया, पेमेंट हो गया। अब देखो या तो रियलाइजेशन डेबिट है या क्रेडिट है। थिंक अबाउट पार्टनरशिप या कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट देखे हो, डेबिट क्रेडिट है, देन उसको बैलेंस करेंगे। दो ही चीज हो सकता है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी हुआ तो प्रेफरेंस सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, लॉस भी हुआ हु सफर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अभी अगला एंट्री करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन में क्या होगा, आइदर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दो में से कोई एक एंट्री होगा बेटा। और हाँ, आइदर प्रॉफिट और लॉस, पहला लॉस हुआ तो एंट्री करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री कर लेंगे, ठीक है। हो गया, तो हमने प्रेफरेंस को निपटा दिया, हमने एसेट लायबिलिटी सब ऊपर कैंसिल कर चुके हैं, पीसी रिसीव कर चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर दिए, प्रॉफिट या लॉस भी असर्टेन हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ड्यू एंड, प्रॉफिट है फर्स्ट, पहले वाले में प्रॉफिट होगा बेटा, और यहां पर क्या होगा, लॉस। बैलेंसिंग फिगर है ना। अभी नेक्स्ट लिखेंगे ड्यू एंट्री फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर, जो भी लिखना है। क्या ड्यू एंट्री पास करेंगे, लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लिखना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस, जितना भी है सब
रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर। टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर। देन पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री में मुझे इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट करना पड़ेगा। एंड टू क्या पेमेंट करेंगे, या तो हम इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी होगा, इन परचेजिंग कंपनी, या फिर टू प्रेफ शेयर इन परचेजिंग कंपनी, कुछ भी मिलेगा, या डिवेंचर इन परचेजिंग कंपनी, या फिर कैश और बैंक मिलेगा। ये तो मिलेगा जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सर कुछ रट्टा मारना है, जो भी पेमेंट आएगा उस पेमेंट को हमें लिख देना है। जो भी पेमेंट रहेगा उसे हम लोग क्या करना है, उसको बस लिखना है। कोई समस्या इसमें? अब इधर सुनिए, इसमें जितना लेजर ओपन हुआ सब लेजर क्लोज हो गया, क्योंकि वेंडर कंपनी में करना भी तो वही था कि कोई भी लेजर ओपन ही ना रहे, इंटायर लेजर क्या होना चाहिए, क्लोज। अभी देखिए एकदम स्टार्टिंग से अगर हम लोग लेजर को समझें, एसेट पहले से बुक्स में ओपन था, मैंने एसेट को कैंसिल किया तो बोलोगे रियलाइजेशन का जन्म हुआ, अच्छी बात है, अभी उसको ओपन किए हैं, एसेट को खत्म, लाइबिलिटी को किए खत्म। देखो इधर जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू है तो मेरा परचेजिंग कंपनी डेबिट, यहां परचेजिंग कंपनी क्रेडिट, ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ये हमारे बुक्स में आ गया। उसके बाद जब हम प्रेफरेंस शेयर को दे रहे हैं तो कैपिटल कैंसिल, आ गया होल्डर, फिर होल्डर कैंसिल, और जो ऊपर में ड्यू था प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी दे दिया, एंड बैंक वगैरह दे दिया। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस हुआ तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट जो ओपन हुआ था नाउ अगेन क्लोज एंड ट्रांसफर टू क्या, इक्विटी शेयर होल्डर। फिर मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल किया, लाया इक्विटी शेयर होल्डर। अब जहां भी इक्विटी शेयर होल्डर दो बार आया उसको एडजस्ट करके इक्विटी शेयर होल्डर को कर दिए डेबिट, क्रेडिट के बदले क्या कर दिए, और जितना कुछ परचेज कंसिडरेशन रिसीव में पड़ा हुआ था वो एंट्री हम लोग दे दिए, हो गया पेमेंट। अब तुम्हारा सम सही है ना, करेक्ट है, ये वाला एंट्री टैली करना चाहिए। अगर ये एंट्री ऑटो टैली हो जाता है, मतलब जितना अवेलेबल फंड है उतना ही इक्विटी शेयर को रिसीव करना है, तो मान के चलना कि सही की हो। अगर मैच नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी फिगर में कैलकुलेशन एरर है। इस वाले एंट्रीज पे परचेज मेथड, मर्जर मेथड का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हम चाहते इस जनरल एंट्रीज को बुक्स में गिवन है रट्टा भी मार सकते थे, बट ऐसे अगर एक बार गो थ्रू करोगे मेरे साथ अगले दिन वो स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। घर में जाकर कैसे रिवाइज करना है, एसेट कैंसिलेशन, एसेट सोल्ड इन ओपन मार्केट, लाइबिलिटी कैंसिलेशन, लाइबिलिटी सेटल बाय पर्सनली, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन रिसीव, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर, लॉस या प्रॉफिट ऑन, लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन किस पे, रियलाइजेशन, देन ड्यू एंट्री फॉर इक्विटी शेयर एंड द पेमेंट एंट्री फॉर इक्विटी शेयर। इतना एंट्री करना ही करना है, कभी कभी इससे ज्यादा एंट्रीज भी आता है। जैसे अगर अब जो एंट्री लिखा रहा हूं इट इज नॉट ऑलवेज ऑकर्ड, लेकिन वो एंट्री का हिस्सा होगा। 11th नंबर एंट्री लिखेंगे, रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो भी रियलाइजेशन कैरिड ऑन होगा उस रियलाइजेशन को करने के लिए किसी ना किसी प्रोफेशनल का हेल्प चाहिए कि नहीं। यस, ये काम जो करता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं, फ्री में करके देगा क्या, ये पूरा एक्टिविटीज, यानी रियलाइजेशंस या लिक्विडेशंस लॉस आएगा कि नहीं,
यानी रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस आएगा कि नहीं, तो लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय वेंडर कंपनी। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी दे रहा है तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बोलोगे सर क्या ये एंट्री एंड में पास करेंगे? नो, आई एम राइटिंग दिस एंट्रीज एट द एंड ऑफ द जर्नल एंट्रीज, बट एक्चुअली ये बेटा बिफोर रियलाइजेशन, जो तुम लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाले हो, बिफोर गोइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हें हर रियलाइजेशन का एंट्री को करके आना पड़ेगा, नहीं तो रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस गलत हो जाएगा। तो भले मैं 11 नंबर में लिख रहा हूं, लेकिन ये एंट्री कब लिखना है? बिफोर प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, अगला एंट्रीज, एंट्री नंबर 12 लिखेंगे व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय परचेजिंग कंपनी, पेड बाय परचेजिंग कंपनी। क्या होगा? पेड बाय परचेजिंग कंपनी, नो एंट्री, इसके लिए मेरा कोई सरदर्द नहीं है। ये एंट्री परचेजिंग कंपनी का जब एंट्री करेंगे तब, वहां फिर वेंडर वाला का कोई एंट्री नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर और कोई एंट्री पास नहीं होगा, खत्म। इसके लिए और बहुत रेयर चांस है कोई एंट्रीज आएगा, और कोई एंट्रीज नहीं रहेगा। Number 10, payment entry. Equity shareholder debited and whatever the available balances paid to equity shareholder cash. ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिलेशन हो लो। रिजर्व एंड सरप्लस का ओनर कौन है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का, इसलिए तो उसको भी डेबिट करके कैंसिल किया। एंड ऑल अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगले दिन जर्नल एंट्री पूरा सेट करके आना तो मजा आएगा, नहीं सेट करके आओगे तो फिर तकलीफ होगा थोड़ा, क्योंकि क्यों एंट्री पास हो जाए। देखो अभी हमने कंडीशन लिखकर जर्नल एंट्री लिखा है, जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पे एंट्री पास करेंगे, कंडीशन नहीं लिखेंगे। क्यों जनरल एंट्री पढ़ना है? क्योंकि तब आप बोलोगे सर ये किसका एंट्री है, तो अच्छा है ना कि एंट्री देख के आओ तो पता चले किस चीज का एंट्री हो रहा है। समझ में आया क्या? एंट्री से समझना होगा क्या एंट्री पास कर रहे हैं, वहां ऐसे नहीं लिखेंगे ड्यू एंट्री, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा। अभी यस, नरेशन पूरा लिखना पड़ेगा। अभी नरेशन का चाप मत लो, बट नरेशन लिखना पड़ेगा। विदाउट नरेशन कोई काम नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में लिख देगा नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तभी छोड़ना। अभी अगले दिन पहले हम लोग ना परचेस कंसिडरेशन पे काम करेंगे, जैसे नेटो है, अगला परचेस कंसिडरेशन इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, नेट एसेट्स टेकन ओवर जो भी है, ये सारा करने के बाद परचेजिंग मेथड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो अमलगमेशन इन द मेथड ऑफ मर्जर होता है ना, उसमें अकाउंटिंग करने का तरीका को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोलते हैं, और जो परचेज मेथड होता है उसको परचेज ही बोलते हैं। तो ये सब हम लोग अगले दिन देखेंगे क्या मेथड का चक्कर है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज देख रहे हो, तुमको भी मैं बुक में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि वो एंट्री जितना लिखे है ना सरदर्द करके वो ऑलरेडी गिवन था। देखो इधर जर्नल एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी नीचे देखो, इधर जर्नल एंट्री पास कर रहा है, देखो इधर स्क्रीन पे जर्नल एंट्री क्लोज किया एंड देन नरेशन। अब देखो ये लोग अभी तुम्हें, क्योंकि ये बुक है इधर स्क्रीन पे बेटा, ये बुक है इसलिए कंडीशन लिख रहा है कि वो कर क्या रहा है। एग्जाम में कोई कंडीशन नहीं लिखना है, यू जस्ट पास द जर्नल एंट्री। तुम्हें जस्ट जर्नल एंट्री पास करने से ही काम हो जाएगा। देख रहे ऐसे जर्नल एंट्री वेंडर कंपनी का सिर्फ जर्नल एंट्रीज आएगा, उसके बाद परचेजिंग कंपनी का जर्नल एंट्रीज, उसके बाद मर्जर, परचेज एंड परचेज कंपनी का बैलेंस शीट। मतलब इसमें भी लंबा चलेगा हम लोगों का क्लासेस प्रैक्टिस के साथ में। ये कंप्लीट होगा तो एक क्वेश्चन यहां से भी आ गया, मतलब ये चैप्टर से भी अमलगमेशन हर एक बार रहता है। मतलब मेथड खत्म। अब देख रहे हो जो बाकी बात 58-60 पेज है, सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, सिर्फ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल का कोई जगह नहीं है, ओनली द प्रैक्टिकल पार्ट। हम लोग यहां से भी कर सकते हैं
ऐसे तो तुम्हारा 70 पेज में खत्म, उसके बाद इधर भी कुछ क्वेश्चन दिया होगा, कुछ आंसर दिया होगा, बट यहां से काम नहीं चलेगा, और भी तुम्हें स्टडी मटेरियल दूंगा, वहां से भी पढ़ना होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, तो डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो। 12টা, अच्छा 13টা হয়ে গেছে, আমি তাহলে ভুল লিখেছি, এটা 12 এটা 13 হবে। एंट्रीज का ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्रीज का नंबरिंग नॉट इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग जस्ट नंबरिंग दिए, एग्जाम में नंबरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर को, अच्छा अब बोलोगे सर ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा देखो तुम अगर ऑर्डर को प्रॉपर मैनर में नहीं पढ़ोगे तो तुम ही कंफ्यूज रहोगे, कौन सा एंट्री हो गया और कौन सा एंट्री हमें करना है, ये तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तो और दिक्कत है ना। লাস্ট ক্লোজ করার পরে এবার ওইটা তো আগে করতে পারবো না, মানে রেস্ট্রিক্টেড, আর তারপরে যদি তুমি সিকোয়েন্স ফলো না করো তো তোমারই অসুবিধা হবে, তো মানে তোমার ওখানে তো আর কেউ গাইড করবে না, এই এন্ট্রিটা ভুলে যাচ্ছ, তুমি যা করতে পারবে তুমিই করতে পারবে। being all the assets taken over by the vendor company except cash, being থেকে স্টার্ট করি, being assets sold in open market which is not taken over by the purchasing company at a loss or at a profit, हो गया। लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस arises on realization, लिखेंगे ड्यू एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल इनटू ब्रैकेट है, जर्नल एंट्री इज ऑलवेज इन ब्रैकेट फॉर्म। सिद्धार्थ ठीक है, ये अगले दिन तक याद हो जाएगा, एकदम पूरा स्मूथली करो, ठीक है ना, अच्छे से।